Good evening, students. Today I will further continue the fifth chapter of history. Why were temples destroyed? मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया? Because kings built temples to demonstrate their devotion to God and their power and wealth, it is not surprising that when they attacked one another's kingdoms, they often targeted these buildings. राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो प्रायः उन्होंने इमारतों पर निशाना साधा। In the early 9th century, when the Pandyan king Sri Vallabh invaded Sri Lanka and defeated the king, तो 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा शेन फर्स्ट द बुद्धिस्ट monk and chronicler धम्मकृति नोटेड, तो 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को पराजित किया था, उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकित्ती ने लिखा है कि he removed all the valuables, the statue of the Buddha made entirely of God in the jewel place, and the golden image in the various monasteries, all these he seized. The willow, to the pride of the Singhal rulers, had to be avenged, and the next Singhal ruler, Sen II, ordered his general to invade Madurai, the capital of the Pandyas. सारी बहुमूल्य चीजें वह ले गया, रत्न, महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सिंघली शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था।
अगले सिंहली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। द बुद्धिस्ट कॉन्कलर नोटेड दैट द एक्सपेडिशन मेड a special effort to find and restore the gold statue of the Buddha। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। Similarly, in the early 11th century, when the Chola king Rajendra first built a Shiv temple in his capital, he filled it with prized statues seized from defeated rulers। और इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था तो उसे पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। An incomplete list included a sun pedestal from the Chalukyas, a Ganesh statue, and several statues of Durga, a Nandi statue from the eastern Chalukyas, an image of Bhairav, a form of Shiva, and Bhairavi from the Kalings of Odisha, and a Kali statue from the Palas of Bengal। एक अधूरी सूची में निम्न चीजें सम्मिलित थीं: चालुक्यों से प्राप्त एक शूर पीठिका, एक गणेश मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियां, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव शिव का एक रूप तथा भैरवी की एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। सुल्तान मुहम्मद ऑफ गजनी वाज a contemporary of Rajendra I during his campaigns in the subcontinent. He also attacked the temple of defeated kings and looted their wealth and idols। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। सुल्तान मुहम्मद वाज not a very important ruler at that time। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, but by destroying temples, especially the one at Somnath, he tried to win credit
as a great hero of Islam. तो उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर से सोमनाथ का मंदिर, उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। इन द पॉलिटिकल कल्चर of the Middle Age, most rulers displayed their political might and military success by attacking and looting the places of worship of defeated rulers. मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में लगातार शासक अपने राजनैतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर करते थे। गार्डन, टॉम्स एंड फोर्ट्स, बाग, मकबरे तथा किले। अंडर द मुगल्स, आर्किटेक्चर बिकम मोर कॉम्प्लेक्स. बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड स्पेशली शाहजहां वर personally interested in literature, art and architecture. मुगलों के अधीन वास्तुकला और जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन हिज ऑटोबायोग्राफी, अपनी आत्मकथा में बाबर ने Babar described his interest in planting and laying out formal gardens placed within rectangular walled enclosure and divided into 4 quarters by artificial channels. तो अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बारे में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अकबर के बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम यानी कि बनावटी नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे और औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। These gardens were called Charbagh for gardens because of their symmetrical division into क्वार्टर्स। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे और 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई थी। बिगिनिंग विथ Akbar, some of the most beautiful Char Bags were
constructed by Jahangir and Shahjahan in Kashmir, Agra and Delhi। तो चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये चार बाग कहलाते थे। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में शुरू हुई और कुछ सर्वाधिक सुंदर चार बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। देयर वर सेवरल इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल इनोवेशन ड्यूरिंग अकबर्स रीजन। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। फॉर इंस्पिरेशन, अकबर्स आर्किटेक्ट्स टर्न टू द टॉम्ब्स ऑफ हिज सेंट्रल एशिया एंसेस्टर। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों के उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से हुई। तैमूर, द सेंट्रल टावरिंग डन एंड द टॉल गेटवे become important aspects of Mughal architecture, first visible in Humayun's tomb। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाली केंद्रीय गुंबद, जो बहुत ऊंचा था, और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार जिसे पिस्तक बोलते थे, मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। फर्स्ट विजुअल टॉम्ब। The tomb was placed in the center of the huge formal charbagh and built in the tradition known as Eight Paradises of Central Hall, surrounded by 8 rooms. The buildings was constructed with red sandstone with white marble। तो यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चार बाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त विहिस्त की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारे सफेद संगमरमर से बने थे। It was during Shahjahan's reign that the different elements of Mughal architecture were fused together in a grand harmonious synthesis। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। His reason
witnessed a huge amount of construction activity, especially in Agra and Delhi. Public and private audience, दीवाने खासे आम, were carefully planned. उनका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्रायः किबला यानी नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण से में मिला दिए गए और शाहजहां के शासनकाल में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे। विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों यानी कि दीवाने खास और दीवाने आम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। Placed with a large country yard, these courts were also described as Chihil Sutun of 40 pillars hall, pillared hall. एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतुन अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। थैंक यू।